आगे बढ़ते हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सीएम योगी की तारीफ की है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति की जमकर तारीफ की है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ करते नजर आए हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। 24 में आप योगी को वोट देने के लिए मजबूर होंगे, ये भी कहते हैं बलकौर सिंह। पंजाब की तुलना में यूपी कहीं बेहतर है, ये बात कही सिद्धू मूसेवाला के पिता ने। बलकौर सिंह ने दिल खोलकर सीएम योगी की तारीफ की। कानून व्यवस्था के मद्देनजर जहां पर कानून व्यवस्था की तुलना पंजाब की उत्तर प्रदेश से की और उत्तर प्रदेश को कहीं बेहतर बनाया, और इसके साथ ये कहा कि 24 में योगी को वोट देने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, जिसकी वजह जीरो टॉलरेंस की नीति। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए मेरे घर तक वड़ गए है। हथ पा के देखण होर किसे नूं, और सरकारां साडियां लिलड़ियां कढदियां ने। वो असीं अज जोगी नूं याद करन लग गए। मैं गारंटी करदा लोक सभा दे इलैक्शन होणगे, तुसीं जोग दी नां ते वोटां पाउण लई मजबूर हो जाओगे। तुसीं कहोगे यूपी साफ है, वो सानूं की हो गया, असीं किहड़े रस्तिਆਂ ते पै गए। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त है 10 की दहाड़ का, और 10 की दहाड़ में आज बात गरीबों के हक की है। आखिर क्यों सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई मुश्किल में है? किसकी लापरवाही से छात्रों का हक नहीं मिल रहा है? खबर रायबरेली से है। बेसिक शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप की खबर है। गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की पढ़ाई अधर में है। 3 साल से राइट टू एजुकेशन के तहत मिलने वाले पैसे नहीं देने का आरोप है। सरकार की ओर से मिलने वाला पैसा अभी तक नहीं मिला है। गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाई में मुश्किलें आ रही हैं। ये फंड होता है स्कूल में ड्रेस, कॉपी, किताब, जूते के लिए, और इस फंड के नहीं मिलने से गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को स्कूल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर ये रायबरेली से है। राइट टू एजुकेशन के नाम पर स्टूडेंट्स को भर्ती किया जाता है प्राइवेट स्कूलों में, और यहां पर सरकार की तरफ से एक सहायता राशि आती है। उस राशि से बच्चों के लिए कॉपी, किताब, स्कूल यूनिफॉर्म, ये तमाम चीजें आनी होती हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कैसे होगी गरीब बच्चों की पढ़ाई? इतने बड़े स्कूल में जाकर के आखिरकार बच्चों के जूते, मोजे, स्कूल की कॉपी, बैग, इन सब चीजों का खर्च काफी होता है। इसे वहन करने के लिए फंड सरकार की ओर से आता है, और अगर वो फंड ना मिले तो ऐसे में स्कूल क्या करे? और सबसे बड़ा सवाल इन बच्चों को लेकर के है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए राइट टू एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाता है। लेकिन ऐसे में कैसे बनेगी बात? अब 2022-23 का सेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा सेशन बीत गया है, परीक्षाएं हो चुकी हैं, और अब नया सेशन शुरू हो गया और उसमें सिलेक्शन भी हो चुका है। आपको बता दें कि 2023-24 का जो सत्र है, इसमें 3 चरणों में कुल बच्चों को लेना है, जिसमें पहले चरण में कुल लगभग 728 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अभी 2 चरणों में अन्य बच्चों को सेलेक्ट करना है, और इन बच्चों के खातों में भी 5000 रुपये जाना है। लेकिन जब 2022 और 23 के जो सेलेक्ट हुए बच्चे हैं उनके खाते में ही पैसा नहीं गया, तो 23-24 के खाते में कैसे पैसा जा सकता है? ये सबसे बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो बच्चे गरीब हैं और सरकार राइट टू एजुकेशन के तहत उन्हें दाखिला दिलवा रही है, तो उनके पास कॉपी, किताब और अन्य के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आएगा? अगर सरकार नहीं भेजेगी या बेसिक शिक्षा विभाग उनके खातों में नहीं भेजेगा, तो वो कहाँ से खरीद पाएंगे और कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? इस मामले को लेकर हमने परिजनों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि स्कूल उनसे ड्रेस और जूते के लिए पैसा लेते हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन के बाद भी कोई मदद नहीं मिल रही है।
इन्होंने पहले ये बोला था कि बच्चों के जूते, मोजे और कॉपी किताब इन सब चीज़ों का पैसा आएगा, ड्रेस का पैसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने 3 सालों में एक बार भी नहीं किया। अरे सर, मैनेज करना पड़ता है। अब आपने एडमिशन करा लिया है तो फिर अब उसके लिए हमें कहीं से अरेंज करना पड़ता है। हमने पहले तो 2 साल इधर उधर से लिया, अपने रिश्तेदारों से, किसी से मांगा और फिर किसी तरह से अरेंज किया, लेकिन अब इसके बाद तो अब बहुत ही दिक्कत हो रही है आगे। अब कैसे हम अरेंज करेंगे? नहीं, अभी तो 2 साल से पैसे नहीं आएंगे। सिलाई करके और पिको फॉल करके और या किसी से लेके मैनेज कर रहे हैं। तो क्या चाह रही हैं आप? कितनी परेशानियां झेल रही हैं आप? किसी से आगे किसी से बात की आपने? किसी अधिकारी या किसी से कहना कुछ कहा? अपनी समस्या बताई? अभी तो किसी से नहीं कहा। समझना होगा कि जो गरीब घरों से आने वाले छात्र हैं उनके साथ क्या हो रहा है। कुल मिलाकर के आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों का एडमिशन होने का प्रावधान है। बेसिक शिक्षा विभाग से हर छात्र पर 5,000 रुपए का खर्च दिया जाता है। कॉपी, किताब, ड्रेस खरीदने के लिए यह फंड होता है, सरकार की तरफ से आता है। लेकिन अगर रायबरेली का आप जिक्र करें तो 2022-23 के सत्र में गरीबों को ये पैसे दिए ही नहीं गए। 22-23 में आरटीई के तहत 1,114 गरीब बच्चों का चयन हुआ था और इन चयनित बच्चों में से 640 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को धन मुहैया नहीं कराया है। सरकार की ओर से पैसा नहीं मिलने पर गरीब परिवार परेशान है। कर्ज लेकर के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाने पर मजबूर है। हर अभिभावक का सपना होता है कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। ऐसे में अगर दाखिला प्राइवेट स्कूल में हो गया है तो कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि स्कूल ड्रेस, जूते, बैग की वजह से उनका बच्चा पढ़ाई से महरूम रह जाए। सरकार ने गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए एक नियम बना दिया है जिसको आरटीई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। इसके तहत बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, उनकी पात्रता को परखा जाता है और परखने के बाद उनको प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की होती है। और बेसिक शिक्षा विभाग की सिलेक्शन के बाद उन बच्चों को वहाँ पर दाखिला मिलता है। इस समय मैं मौजूद हूँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के ठीक बाहर। राइट टू एजुकेशन के तहत जो पिछले साल 2022-23 में कुल 1114 बच्चे चयनित हुए थे, जिसमें 640 बच्चे अभी भी अध्ययनरत हैं। इन बच्चों को 5,000 रुपये पर स्टूडेंट के रूप में उनके अभिभावकों के खाते में सरकार पैसा देती है और इसी पैसे से बच्चे कॉपी, किताब और ड्रेस की व्यवस्था करते हैं। साथ ही जो स्कूल हैं, स्कूलों को अलग से पर मंथ एक फीस के रूप में भुगतान कराया जाता है। भुगतान के रूप में उन जो स्कूल हैं वो वहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग उनको उनके खाते में पैसा तो डाल देता है, लेकिन जो अभिभावकों को नए सत्र में प्रवेश करने की बात होती है तो उसमें उसको वो पैसा शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से नहीं जा पाता है। अब सवाल ये उठता है कि किसकी लापरवाही से गरीब छात्रों के पास पैसे नहीं मिले? क्या फंड की कमी थी या जानबूझकर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए? पिछले सत्र में नहीं मिला पैसा तो क्या अगले सत्र में ये मिल जाएगा? गरीब छात्रों का हक देने में इतनी देरी क्यों, हिला हवाली क्यों? बेसिक शिक्षा विभाग आरटीई के तहत छात्रों का ये पैसा देगा कब? ये बड़े सवाल हैं और ये सवाल पूछने बनते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो स्कूल में गए, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में उनका दाखिला तो हुआ, लेकिन वहां पर तमाम बच्चों से क्या वो अपने आप को अलग नहीं समझेंगे जब उनके पास स्कूल नहीं, स्कूल बैग नहीं है, जूते नहीं हैं? वो तमाम चीजें जो बच्चों का मन कंपेयर करेगा और बिना इन चीजों के आखिरकार कैसे स्कूल पहुंचा जाएगा? ऐसे में अभिभावकों के भी हाथ तंग हैं। गरीबी की वजह से आरटीई वाले कोटे से उनके बच्चों का एडमिशन हुआ है और वहीं पर वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन के लिए हर अभिभावक पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों है? इस पूरे मामले को लेकर ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिकारी साफ साफ कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग बराबर शिकायत करते रहते हैं। यहाँ के अधिकारी झूठी आख्या लगा करके जो है भेज देते हैं। IGRS हो चाहे जैसी शिकायत करें, इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। पूरा का पूरा विभाग बच्चों की शिक्षा देने में अच्छा में आरटी रायबरेली में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से फेल हो गया है।
इसके लिए हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। आगे इसके लिए हम धरना देने के लिए हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं और अगर नहीं होगा तो पहले जिलाधिकारी को नोटिस दे के धरना भी देंगे इसके लिए। बच्चों के अभिभावकों के खातों में 20, 21-22 और 22-23 3 सत्रों से धनराशि हमारे पास नहीं थी, लेकिन 21-22 की और 22-23 की धनराशि जो बच्चों के खातों में भेजी जानी है वो हमारे पास आ चुकी है। उनकी धनराशि अभी भेजी जा रही है। तो 640 बच्चे जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर से विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे हैं, जिनकी वो वास्तविक स्थिति रिपोर्ट सत्यापन कर ली गई है, तो 640 बच्चों का पैसा हम अभी 2 से 3 दिन के अंदर भेज देंगे। पूरा पैसा जो हमें प्राप्त हुआ है 22-23 सत्र का, वो पूरा पैसा चला जाएगा। यदि उसके पहले के सत्र का कोई बजट हमें अलॉट होता है तो हम उसका भी प्रयास करेंगे। हमारे पास उसकी रिपोर्ट है, पैसा आता है तो हम पैसा प्रेषित कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे बजट बाकी जो नहीं है मिल जाएगा, वो भी हम 31 मार्च के पहले दे पाएंगे। चलिए, ग्राउंड पर जिनके पास तमाम रिपोर्ट आती हैं, हमारे सहयोगी पंकज सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, ये नहीं बताया बीएसए ने कि आखिरकार ये देरी क्यों, और अगर उनके क्षेत्र में स्कूलों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इसकी शिकायत करके पहल करने की जिम्मेदारी किसकी है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जो आरटी है, राइट टू एजुकेशन के तहत उन गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने का जो नियम सरकार ने बनाया है, वो जो उनकी मंशा है वो बहुत ही साफ है कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएं। उसके लिए सरकार 5000 रुपए कॉपी किताब और ड्रेस के लिए मुहैया कराती है, जबकि जो जिस विद्यालय में दाखिला लिया जाता है उसके लिए एक निर्धारित 450 रुपए प्रतिमाह फीस दिया जाता है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो पिछले जो सेशन बीत गया, 2022-23 का सेशन जो बीत चुका है, लगभग नया सेशन शुरू होने वाला है, पुराने सेशन का भी 5000 रुपए जो अभिभावकों को मिलता है कि अपने बच्चों के लिए वो कॉपी किताब और ड्रेस की व्यवस्था उससे करा सकें, अभी तक उनके खाते में नहीं जा पाया है। तो आखिर अगर वो गरीब ना होते या वो अक्षम ना होते पढ़ाने में अपने बच्चों को, तो वो अपने अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेते वो। लेकिन आपको बता दें कि वो 5000 रुपए ना मिलने के कारण ढेर सारे बच्चे अभिभावक ऐसे थे जो कॉपी किताब ड्रेस मैनेज नहीं कर पाए। जब मैनेज नहीं कर पाए तो वो विद्यालय उनको क्यों लेगा जब उनके पास संसाधन नहीं? तो ये कहीं ना कहीं जो मुहिम है सरकार की। पंकज, ऐसे स्कूल्स की क्या आपके पास रिपोर्ट है जो 5000 रुपए नहीं मिलने से या स्कूल में ड्रेस नहीं होने की वजह से, जूते नहीं होने की वजह से बच्चों पर सख्त रहे हो, या उन्हें निकाला हो, या फिर बच्चों के पेरेंट्स ने एडमिशन विड्रॉ किया हो? बिल्कुल, इस बात को लेकर जो कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वो जो अध्यक्ष हैं, आसपा के अध्यक्ष हैं, उनके पास पूरी डिटेल है। और जो बच्चे एडमिशन अगर लिए भी हैं तो पैसा न मिलने के कारण उनको कहीं कर्जा लेना पड़ा है, या वो सिलाई करके या किसी दूसरे घर में मजदूरी करके किसी तरह से उन्होंने ये चीज की है। लेकिन अगर मेरे कहने का मतलब साफ है कि अगर सरकार पैसा दे रही है तो विभाग आखिर लापरवाही क्यों कर रहा है? क्यों पेरेंट्स को जो है समस्याओं का सामना करना? लापरवाही की वजह भी तो नहीं बताई। ये जो बाइट चल रही है जिसमें उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये तमाम बातें कहीं आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, पिछले 3 साल का हिसाब किताब और इसकी स्पष्टता उनके पास नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो प्रभारी थे उसमें वीरेंद्र कनौजिया जी, वो इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि 3 सालों में आखिर में क्यों पैसा नहीं जा पाया है विभागों खाते में। जो पेरेंट्स हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए विभाग ने क्या कदम उठाया है, इस बात को वो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। पूरा गोलमोल जवाब दिया उन्होंने, ना कोई डिटेल दिया, ना कोई डेटा दिया इस तरह से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है जो विभाग के कारण उत्पन्न हो रहा है, और सरकार की मंशा भी इसकी वजह से फेल हो रही है कि जो प्राइवेट बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, पेरेंट हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, ये भी उनकी मंशा फेल हो रही है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार 3 साल से जब ये पैसा नहीं आ रहा था तो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा गया? क्या जानकारी लेने की कोशिश नहीं की गई, या फिर पूरी पहल नहीं की गई? कैसे संभव है, किन परिस्थितियों में संभव है कि ऐसा पैसा रोक दिया जाए गरीब बच्चों का? पंकज,
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अभी चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, अब ये लोग हाथ पांव मार रहे हैं कि पैसा वापस हो जाए। और बता दें कि काफी पैसा जो यूज नहीं किया है शिक्षा विभाग ने वापस भी होगा। अभी जहां जैसे 31 मार्च पूरा होगा वैसे पूरा लेखा जोखा भी आ जाएगा कि किस विभाग द्वारा किस मद में पैसा खर्च किया गया। तो अगर विभाग पैसा ही नहीं खर्च करेगा, विभाग मांग ही नहीं करेगा अपने वहाँ शासन से, तो आखिर वो पैसा मद कैसे आएगा। तो अभी 25 जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने 25 तारीख तक का डेडलाइन दिया है कि 25 मार्च तक सभी विभाग हर अपने मदों में वो जो है धन व्यय करें और उसका जो विकास है, विकास कार्य को आगे बढ़ाएं। तो बिल्कुल आप नजर बना करके रखिएगा पंकज इस पूरी खबर पर। आखिरकार ये अभिभावकों को पैसा कहाँ मिलेगा जो कर्ज लेकर के अपने बच्चों का यूनिफॉर्म बना करके तमाम सुविधाओं को मुहैया करा करके स्कूल तो भेज रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है कि इनके मद में 5,000 रुपए इनका हक है, इन तक कब पहुंचेंगे इसके लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी की जवाबदेही बनती है। एबीपी गंगा ने यह सवाल पूछा और उनको फोन लगाने की कोशिश की तो रीचेबल नहीं है, कुल मिलाकर के जवाब नहीं देते बन रहा है और फोन नहीं उठा है अधिकारियों का। एबीपी गंगा ने कोशिश की सामाजिक सरोकार को निभाते हुए ये बड़े सवाल पूछे, लेकिन जवाब देने के लिए फोन उठाना होगा, किसी भी अधिकारी का फोन नहीं उठा है। खबर प्रयागराज से है। उमेश मर्डर आरोपियों के घर बुलडोजर चल सकता है। खबर है गुलाम हसन के घर बुलडोजर चल सकता है। हत्याकांड के 25 दिन बाद भी गिरफ्त से बाहर है। गुलाम हसन पर 5 लाख का इनाम घोषित है। ऐसे में खबर आ रही है कि गुलाम के घर पर बुलडोजर चल सकता है। रसूलाबाद इलाके में गुलाम हसन का मकान है। 335 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ यह मकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं था। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश 13 मार्च को जारी हो चुका है और अब पुलिस फोर्स मिली तो खबर आ रही है कि 12 बजे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस के दौरान आपको बताएं, शूटर गुलाम की जो भूमिका थी वो इलेक्ट्रिक शॉप में छुपा हुआ था। जैसे ही उमेश पाल कार से बाहर निकले, गुलाम हसन ने बड़े करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और फायरिंग की शुरुआत करने वाला गुलाम हसन ही था। तो इस पूरे केस में जो सबसे नजदीक से गोली चलाने वाला शख्स जो इलेक्ट्रिक शॉप में घात लगाए बैठा था, उसके घर पर अब बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है, यह खबर मिल रही है। शूटर गुलाम हसन, जिसे आप सीसीटीवी फुटेज में एक तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने बड़ी नजदीक से उमेश पाल पर गोली चलाई थी। इलेक्ट्रिक शॉप में घात लगाए छुप करके बैठा था ये शख्स। जैसे ही क्रेटा कार से निकलते हैं उमेश पाल और उन पर गोलियों की बौछार करने वाला ये शख्स गुलाम हसन ही है और अब इसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। खबर मिल रही है कि रसूलाबाद में जो इसका मकान है, बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, और इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। 12 बजे ऐसी खबर मिल रही है। जैसे ही तस्वीरें आएंगी एबीपी गंगा आपसे साझा करेगा, आपको दिखाएगा। जो ये आप मकान देख रहे हैं, बहुत संभव है कि बुलडोजर की कार्रवाई के बाद इसे जमींदोज कर दिया जाए। और जो आप मकान इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, रसूलाबाद में, प्रयागराज में ये मकान गुलाम का है और इस पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी बताई जा रही है। 12 मार्च को ही नोटिस मिल चुका था। 12 मार्च को ही ये तस्दीक कर दी गई थी कि ये सरकारी जमीन पर बिना नक्शा पास कराए प्राधिकरण के खड़ी की गई इमारत है, जिस पर आज बुलडोजर चल सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में मथुरा की जिला अदालत बड़ा फैसला सुना सकती है। अदालत ने इस मामले पर आखिरी बहस 15 मार्च को पूरी करके फैसले को सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ये साफ किया जाएगा कि शाही ईदगाह का पहले कोर्ट कमीशन नियुक्त करके सर्वे हो या फिर नहीं। वहीं सीपीसी 7 रूल 11 वर्शिप एक्ट को वैध मानकर उस पर भी फैसला आ जा सकता है। तो आज का दिन अहम रहने वाला है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में मथुरा की जिला अदालत आज बड़ा फैसला सुना सकती है। अदालत ने इस मामले पर आखिरी बहस 15 मार्च को पूरी करके फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में जो एडीजे 6 महोदय के न्यायालय में जो सुनवाई चल रही थी, आज उसमें ऑर्डर आने वाला है और उससे ये कन्फर्म हो जाएगा माननीय न्यायालय के द्वारा कि पहले हमारा मांग था कि कोर्ट कमीशन भेजा जाए और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का पूरी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, उसका मेजरमेंट हो। तो यही प्रार्थना पत्र लेकर के माननीय न्यायालय में गए थे और हम चाहते हैं कि वहाँ कोर्ट कमीशन हो, जबकि शाही ईदगाह पक्ष के लोग चाहते हैं कि वो मेंटेनेबिलिटी पर बहस हो। तो मेंटेनेबिलिटी का या कोर्ट कमीशन का अभी निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा आ जाएगा और इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि पहले वहाँ कोर्ट कमीशन जाएगा और या
केस की पोस्टमार्टम में सुनवाई। और वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 7 केस हैं और एक अदालत में सुनने वाली याचिका पर आज फैसला आने वाला है। आज जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश इस मामले पर फैसला सुनाएंगे। इस मामले में 13 मार्च को ही जिला अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन व्यस्तता के चलते ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाया और इस वजह से आज की तारीख मुकर्रर की गई थी और आज वो तारीख आ गई है जब इस फैसले पर जो सस्पेंस है वो हट जाएगा। जिला जज अजय कृष्ण की इस फैसले को आज सुनाया जाएगा। 13 मार्च को ही अदालत ने फैसला सुनाना था, लेकिन व्यस्तता के चलते ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाया तो आज की तारीख दी गई थी और आज के दिन श्रृंगार गौरी मामले में 7 केस है जिसमें एक अदालत में सुनने वाली याचिका पर आज फैसला आने वाला है। तो जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के इस मामले पर फैसला आने वाला है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में एक अदालत में सुनने वाली फैसला याचिका पर आज फैसला। आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कालीघाट के शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना की है। अखिलेश यादव ने मंदिर में आरती भी की है। अखिलेश ने सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की है और अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है, आज कोलकाता के कालीघाट शक्तिपीठ पर मंदिर में काली मां के दर्शन आरती करने और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करने का परम सुयोग बना। तो अखिलेश यादव ने यह ट्वीट करके तस्वीर पे कैप्शन लिखा है और कहा है कि आज कोलकाता के कालीघाट शक्तिपीठ मंदिर में मां काली के दर्शन आरती और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करने का परम सुयोग बना। देखिए, यही वो तस्वीर है जिसे अखिलेश ने ट्वीट किया है। कालीघाट पर मौजूद थे और मां काली के दर्शन पूजन की, उसके साथ उनकी आरती भी उतारी और उसी की तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर शेयर भी की है। साथ ही लिखा है कि कालीघाट शक्तिपीठ मंदिर में मां काली के दर्शन आरती करने और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करने का परम सुयोग बना है। तो आपको बताएं, कोलकाता में 3 दिन तक की कार्यकारिणी की ये बैठक थी राष्ट्रीय और वहां से आज लखनऊ रवानगी होगी। उससे पहले ये तस्वीरें ट्वीट की अखिलेश ने। खबर लखनऊ से है, सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जल्द हो सकती है। खबर मिल रही है कोलकाता से, अखिलेश के लौटने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी पर मंथन होगी। आज दोपहर कोलकाता से लौट सकते हैं अखिलेश यादव। 2 दिन तक कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में सपा का राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हुआ है और अब बारी है प्रदेश की कार्यकारिणी पर मंथन की। इसके साथ ही जो 2 दिन तक अखिलेश ने कोलकाता में मंथन किया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर के, उन अहम मुद्दों को, इन बिंदुओं को भी साझा किया जाना है, उस पर मंथन होना है। इसके अलावा अब प्रदेश की रणनीति कैसे काम करेगी, इसे लेकर के बैठक हो सकती है। दोपहर तक वापसी होनी है कोलकाता से अखिलेश यादव की लखनऊ के लिए और लखनऊ आते से ही ये माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी पर चर्चा होगी। आइए आपको बताते हैं कि बंगाल में सपा की विजय की क्या रणनीति बनी है, वहां से क्या कुछ खबरें छन के आई हैं। दूसरी पार्टी के बागियों पर नजर रहेगी। दलित वोट बैंक पर फोकस किया जाना है। नाराज मुस्लिम वोटर्स को मनाने की भी कोशिश होनी है। जनता के बीच जाकर के सीधा संवाद हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन, यानी डोर टू डोर जाकर वोटर से सीधा संपर्क हो, सीधा संवाद हो और बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती पर जोर दिया गया। हर सीट के 250 बूथों पर सीधी नजर है। गांव-गांव पार्टी की मजबूती पर जोर दिया गया है और युवाओं को साथ जोड़ने पर भी नजर है। नए वार्ड पर विशेष निगरानी का फैसला लिया गया है। MY वोट बैंक को साथ कर जोड़कर रखने की रणनीति पर चर्चा। महिला वोट बैंक को पार्टी के साथ जोड़ना। बड़े नेताओं का जिलों में डेरा डालने पर फोकस है। जाति जनगणना पर बीजेपी को घेरने की रणनीति है और इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग वोट बैंक में पकड़ मजबूत करना है। ये तमाम चीजें हैं जो इस कोलकाता में मंथन के दरमियान निकल करके सामने आई, जहां कार्यकारिणी की बैठक में इन मुद्दों पर फोकस करके कुछ बिंदु निकल करके सामने आए हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ये वो कागज जो आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, अखिलेश के हाथ में दिखाई दे रहा है, माना ये जा रहा है वो सभी बिंदु अब बहुत जल्द लखनऊ में डिस्कस होंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।